हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। तो ये जो चैप्टर है उसको हम कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी पूरा वन शॉट वीडियो ये रहने वाला है। और क्योंकि हमने कभी यहाँ पर जूलॉजी के जो वन शॉट थे वो स्टार्ट ही नहीं किए थे, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर भी है जूलॉजी का। तो यहाँ पर आपको नोट्स भी साथ के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको हैंड रिटन नोट से ही ये कंप्लीट वन शॉट कराने वाली हूँ, और मैं आपको इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है वो आपको मैंने बता दिया कि वो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है, यानी उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करा देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, और ग्लाइको कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे। ये 5 चीज़ें हैं जिनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल के बारे में, कि ये बायोमॉलिक्यूल जो हैं आखिर ये क्या होते हैं। तो देखो, जो बायोमॉलिक्यूल है वो क्या है, इज एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी बायोमॉलिक्यूल जो है वो ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये किस किस से मिलकर के बना होता है। तो अगर हम बायोमॉलिक्यूल के कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड समटाइम्स इसमें आपको फॉस्फोरस एंड सल्फर भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसकी फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो दे आर द फंडामेंटल यूनिट दैट कंस्ट्रक्ट ऑर्गेनल सेल्स एंड एंटायर एनिमल टिश्यूज। यानी ये क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि किस किस को कंस्ट्रक्ट करती हैं, ऑर्गेनल्स को, सेल्स को, एंड एंटायर एनिमल टिश्यूज को। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें यहाँ पर, तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट है आपका, लिपिड है, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लाइको कॉन्जुगेट्स हैं। इन सभी के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में जानेंगे यहाँ पर। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। इनके अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2O का होल एन। हम कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूले की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, CnH2O का होल एन। ठीक है, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, शुगर और नॉन शुगर। फिर अगर हम नॉन शुगर की बात करें तो ये आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। अगर हम शुगर की बात करें तो उसको फर्दर डिवाइड किया गया मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स में। अगर हम यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो उसको फर्दर 2 पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर ये होते हैं एल्डोज और कीटोज। मोनोसैकेराइड्स में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका एल्डोज, दूसरा होता है आपका कीटोज। ठीक है, सारे जो इसमें नेम आपको दिख रहे हैं इसके टाइप्स क्लासिफिकेशन के, उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले समझो शुगर क्या है। देखो, शुगर जो है आपका वो कलरलेस और वाटर सॉल्युबल होता है, और जो आपके नॉन शुगर होते हैं जिनको हम पॉलीसैकेराइड्स भी बोलते हैं, जब आप इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये ढेर सारे मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स देते हैं जो नॉन शुगर होते हैं, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड्स हैं। तो जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये ढेर सारे मोनोसैकेराइड्स देते हैं। ये जस्ट हमने नॉर्मल इस चीज़ को समझा है, लेकिन इसको हम डिटेल में थोड़ा आगे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की, फिर हम समझेंगे यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड्स को। अब आपको पता है मोनोसैकेराइड्स आपका किसका है, जो शुगर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड में। मैंने लास्ट आपके साथ डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम समझते हैं मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। तो ये जो होती है वो सिंपलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि इनको और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आप नहीं ला सकते। तो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए कार्बोहाइड्रेट की तो वो आपके मोनोसैकेराइड्स ही होते हैं। और ये क्या होते हैं, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, आप इनको हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते, यानी और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में आप इनको नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्म होती है। अगर हम मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ग्लूकोज आता है, आपका फ्रक्टोज आता है और राइबोज आता है। ये तीनों क्या है, आपके मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। अगर हम मोनोसैकेराइड्स के भी टाइप की बात करें तो मोनोसैकेराइड्स में भी एल्डोज अलग होते हैं, कीटोज अलग होते हैं। एल्डोज क्यों है, देखो नाम से पता चल रहा है एल्डोज, इसका मतलब इनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है।
और कीटोज इसका मतलब इनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब देखो एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, तो इसका एग्जांपल है ग्लूकोज। अगर आप ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या है, CHO। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं ये, लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि इसमें देखो यहाँ पर CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये एल्डोज का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये है आपका ग्लूकोज। अब अगर हम यहाँ पे कीटोज की बात करें तो कीटोज में क्या है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। अब अगर आप फॉर्मूला देखेंगे ग्लूकोज का एंड फ्रक्टोज का तो सेम फॉर्मूला है, यानी C6H12O6 ग्लूकोज का है और C6H12O6 ही फ्रक्टोज का है, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है क्योंकि एक क्या है, ग्लूकोज है, दूसरा फ्रक्टोज है। अलग क्यों है, क्योंकि देखो जो आपका ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है CHO, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे फ्रक्टोज का तो यहाँ पर देखो कोई CHO ग्रुप नहीं है, यहाँ पे देखो ये C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर कीटो ग्रुप है, तो ये क्या है आपका कीटो ग्रुप है, इसलिए ये आपका कीटोज में आता है। तो कीटोज का अगर मतलब मोनोसैकेराइड में अगर आपको डिवाइड करना है कि एल्डोज का एग्जांपल तो ग्लूकोज हो गया क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। कीटो का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फ्रैक्टोज हो गया क्योंकि उसमें कीटोन प्रेजेंट है, यानी कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जस्ट यहाँ पे बात हुई मोनोसैकेराइड्स को और उसके टाइप्स की। अब इसके बाद यहाँ पे बात आती है ओलिगोसैकेराइड्स की, क्योंकि हमने देखा कि शुगर के आपके हमने मोनोसैकेराइड को डिस्कस किया, फिर हमने मोनोसैकेराइड के टाइप्स को डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड की एंड देन हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन शुगर यानी पॉलीसैकेराइड की। अब देखो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ऑन हाइड्रोलिसिस दे गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, एग्जांपल सुक्रोज। यानी ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं वो आपके मोनोसैकेराइड से मिलकर के ही बने होते हैं, और जब आप इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये ब्रेक होते हैं, तो ये ब्रेक होने के बाद हमें 2 से 10 मॉलिक्यूल दे सकते हैं मोनोसैकेराइड्स के। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या है कि ओलिगोसैकेराइड्स को जब आप हाइड्रोलाइज्ड कराते हैं तो वो हाइड्रोलाइज्ड कराने के बाद 2 से 10 मॉलिक्यूल तक मोनोसैकेराइड्स के दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या पॉलीसैकेराइड हैं तो ये ढेर सारे मोनोसैकेराइड इनमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ना। अब जैसे ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल है यहाँ पे सुक्रोज, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। अब आपने इसका क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस कराया, यानी इसकी रिएक्शन आपने वाटर के साथ कराई। तो जैसे ही वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्ट करता है तो ये बनाता है यहाँ पे C6H12O6 एंड C6H12O6। दिखने में ये दोनों के जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है, लेकिन एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज यहाँ पे बना है। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर क्या देता है, ये मोनोसैकेराइड यूनिट्स देता है। और आपको पता है मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है आपका, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है ना, इसके अलावा राइबोज भी है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें नॉन शुगर की, नॉन शुगर क्या होते हैं आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। अच्छा, मैंने ओलिगोसैकेराइड्स में आपको बताया ओलिगोसैकेराइड्स जो है वो पॉलीसैकेराइड्स नहीं है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स जो हैं उनमें और भी ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स यूनिट बनती है। मतलब ओलिगोसैकेराइड भी आपके मोनोसैकेराइड में नहीं आते हैं, लेकिन जब आप ओलिगोसैकेराइड को ब्रेक करते हैं तो ये उन्होंने बोल दिया कि 2 से लेके 10 आपकी यूनिट बनेगी मोनोसैकेराइड की। लेकिन जब आप पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट बनती हैं, यानी ऑन हाइड्रोलिसिस दे गिव्स मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। और इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, जो कि बहुत बड़ा है। देखो, जब भी हम किसी पॉलीसैकेराइड को लिखते हैं तो हम उसके सारे एटम्स या फिर कह सकते हैं आप उसका जो जनरल फॉर्मूला है उसको जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके सारे एटम्स को हम वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत पॉली स्ट्रक्चर होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो हम क्या कर देते हैं कि कोई एक यूनिट हमने लिख ली, जैसा C6H10O5, उसके बाद हम लगा देते हैं N। इसका मतलब ये है C6H10O5 का होल N, यानी ये ही यूनिट्स हैं, न जाने कितनी यूनिट्स इसमें जुड़ी हुई हैं जो कि स्टार्च को बना रही हैं। तो हमने N यहाँ पे लगा रखा है, इसका मतलब कि कोई पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, यानी मतलब बहुत ज़्यादा यूनिट्स हैं। क्योंकि जब भी ये हाइड्रोलाइज्ड कराया जाता है, जब भी इनका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो ये 10 से ज़्यादा ही मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपको देते हैं। तो इसका मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स होते होंगे, है ना।
अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे ग्लूकोज की। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो पहला है आपका लैब मेथड, जिसमें आपने यहाँ पे सुक्रोज लिया है। सुक्रोज का आपने हाइड्रोलिसिस कराया यानी वाटर के साथ में रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा के, ये एक लैब मेथड है, आप यहाँ पे ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है इंडस्ट्रियल मेथड, उसमें आपने स्टार्च लिया, स्टार्च का भी आपने हाइड्रोलिसिस कराया। टेम्परेचर है यहाँ पे 393 केल्विन और 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आप इससे भी यहाँ पे ग्लूकोज को प्रिपेयर करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका लैब मेथड है और ये आपका इंडस्ट्रियल मेथड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें ग्लूकोज की, तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये वाटर में सॉल्युबल होता है बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। अल्कोहल में ये इनसॉल्युबल होता है लेकिन वाटर में सॉल्युबल होता है। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 146 डिग्री सेल्सियस ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी उस पॉइंट पर ये मेल्ट होना शुरू करता है, ठीक है। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ड्यू टू OH ग्रुप, पहले हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे OH ग्रुप की वजह से। तो यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ में। तो ये ग्लूकोज है, ये PCl5 के साथ में रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ये जो OH लगे हैं 4, ये चारों OH यहाँ से हटेंगे और 4 Cl यहाँ पे लग जाएंगे और एक OH यहाँ पे हटेगा तो एक Cl यहाँ पे लग जाएगा, यानी जहाँ जहाँ पर OH ग्रुप है वहाँ पर ये Cl5 ने अटैक किया है, ठीक है। तो हम ड्यू टू OH ग्रुप देख रहे हैं, तो यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, इन पोजीशन पर ये अटैक करेगा। तो यहाँ पे ये बनाता है पेंटाक्लोरोग्लूकोज ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो चुका है पेंटाक्लोरोग्लूकोज में। सेकंड जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या है कि आपने ग्लूकोज लिया और उसको एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराया। जब ग्लूकोज एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराता है तो ये यहाँ पे बनाता है पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, यानी इससे तो ये कोई मतलब नहीं है CHO से, बस जो चेंजिंग आई है वो इन दोनों पोजीशन पर आई है। तो यहाँ पर क्या जुड़ गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा है, उसकी जगह पे क्या आया है, यहाँ पे OCCH3। सेम यहाँ पर क्या हुआ है, ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा है, उसकी जगह पे OCCH3, ठीक है, और बाकी का HCl। तो ये यहाँ पे एसिटाइलेशन में क्या बना है, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर हम आगे इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ड्यू टू CHO ग्रुप, यानी CHO ग्रुप की वजह से हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब जो नेक्स्ट अटैक है वो CHO ग्रुप पर ही होने जा रहा है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप पर होगा, ठीक है। तो रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, जब हम इसको टॉलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये सिल्वर मिरर देता है, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे ग्लूकोज लिया, उसको आपने टॉलेंस रिएजेंट यानी Ag2O के साथ में रिएक्ट कराया, तो ये आपको यहाँ पे सिल्वर मिरर देगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद फैलिंग सॉल्यूशन। जब आप ग्लूकोज को फैलिंग सॉल्यूशन यानी CuO के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो जो Cu2O है उसकी रेड पीपीटी आपको मिलती है, ठीक है। तो ये बात हुई इसकी कुछ एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज की और OH ग्रुप की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करेंगे कार्बोनिल ग्रुप की वजह से इसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। आप देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है कार्बोनिल ग्रुप की वजह से, तो ये रिएक्शन विद HCN के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से करा रहे हैं, तो सिर्फ अटैक क्या होगा, ये जो C डबल बॉन्ड हो जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है वहाँ पे अटैक होगा। तो होता क्या है एक्चुअल में कि देखो कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है और डबल बॉन्ड के थ्रू ये ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो एक जगह पे तो ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा ये हाइड्रोजन और दूसरी जगह पे ये CN अटैक कर लेगा, तो ये CH के साथ जुड़ गया है OH और CN, यानी यहाँ पर बना है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ये कार्बोनिल ग्रुप की वजह से HCN के साथ रिएक्शन हुई है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन में। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HI एंड रेड फॉस्फोरस। अगर आपने यहाँ पे ग्लूकोज लिया और उसकी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस एंड कंसंट्रेटेड HI के साथ में कराते हैं तो यहाँ पर आपको N-हेक्सेन देखने को मिलता है। अब देखो अगर आप बात करें यहाँ पे ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर की, तो मैं ऑलरेडी आपको एक बार दिखा चुकी हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये आपका ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ये मैंने आपको एल्डोज के एग्जाम्पल में भी दिखा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे आता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो देखो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये है आपका अल्फा D ग्लूकोज
और ये है आपका बीटा डी ग्लूकोज। तो आप दोनों का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। दोनों में आपको सिर्फ क्या डिफरेंस देखना है कि यहाँ पर देखो OH इस साइड है तो यहाँ पर इस साइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन इस साइड है तो यहाँ पर इस साइड है, बस ये फर्क है दोनों में, बस यही आपको चेक करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज क्या है, देखो सुक्रोज है आपका यहाँ पे सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। ये कलरलेस होता है, वाटर सॉल्युबल होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 160 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें कि इफेक्ट ऑफ हीट का इफेक्ट क्या होता है, तो जब आप ग्लूकोज को हीट करते हैं तो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये क्या होता है, चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी शुगर चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है, ये मतलब धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू कर देता है। जब आप इस सुक्रोज को हीट करते हैं तो वो धीरे धीरे मेल्ट होता है, लेकिन जैसे ही वो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जाता है वो चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर आपका अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। अगर आप जो आपका सुक्रोज है उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है। ये रिएक्शन भी आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है एंड वाटर अलग हो जाता है। अगर आप इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं तो आप इसको रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, यानी H2SO4 के साथ में, तो यहाँ से आपका जो कोयला है, कोल है, वो अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। अगर हम यहाँ पे सुक्रोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C12H22O11, और ये आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में जो आपका सुक्रोज है वो आपको क्या देता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एंड आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब भी आपको क्या देता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सोल्यूशन। अगर आप सुक्रोज की बात कर रहे हैं तो ये आपका ना तो फैलिंग सोल्यूशन के साथ में रिएक्ट करता है और ना ही टॉलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है। अगर हम यहाँ पे फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज में क्या होता है कि यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज गिव्स एनर्जी। ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, तो आपने यहाँ पे ग्लूकोज लिया और ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो आपका यहाँ पे देखो इथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है एंड आपको एनर्जी भी मिल रही है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, देखो रिड्यूसिंग शुगर जो होती हैं वो आपकी एक्ट करती हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन अगर हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करती हैं। अगर हम रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो दे हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। रिड्यूसिंग शुगर में जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो दे डोंट हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। इनमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर हम रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो दे गिव पॉजिटिव टेस्ट विद बेनेडिक्ट्स और फैलिंग सोल्यूशन। जो आपकी रिड्यूसिंग शुगर हैं ये आपको पॉजिटिव टेस्ट देती हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ में और फैलिंग सोल्यूशन के साथ में, लेकिन ये जब नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात होती है तो ये नेगेटिव टेस्ट देती हैं इन रिएजेंट के साथ में। अगर हम रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज ये जो है वो रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल हैं, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल की बात करें तो सुक्रोज जो है आपका वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका एपिमराइजेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपिमराइजेशन में क्या होता है, देखो एपिमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच, ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, one stereoisomer of a sugar is converted into another by changing the configuration at only one chiral asymmetric carbon atom। यानी यहाँ पर क्या होता है, सिंपली आप डायग्राम की हेल्प से समझो, यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से, कि जैसे आपके पास यहाँ पे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से आपको कोई और कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा और उसमें सिर्फ आप क्या देखेंगे, पोजीशन में, जैसे आपको ग्लूकोज से मिलेगा मैनोज, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो कार्बन है आपका, जो सिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है, यानी कायरल कार्बन कौन सा होता है, जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग एटम्स के साथ में बने होते हैं, ठीक है, यानी एसिमेट्रिक होता है वो आप कह सकते हैं, क्योंकि चारों अलग अलग एटम्स के साथ में उसकी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ग्लूकोज से आपका मैनोज बनेगा तो सिर्फ इतनी सी चेंजिंग आएगी, ये OH इधर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है।
कि इसमें क्या होता है, इसमें जो शुगर है आपका वो कन्वर्ट होता है अनदर शुगर में बाय, मतलब दूसरे किसी में कन्वर्ट होगा बाय चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। उसका आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है एट ओनली वन कायरल कार्बन। आपको सिर्फ एक कायरल कार्बन यानी एक असमेट्रिक कार्बन का वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, द टू शुगर दैट डिफर्स एट ओनली वन कार्बन एटम आर कॉल्ड एपिमर्स, यानी दो शुगर जो कि सिर्फ कार्बन जो कार्बन एटम है आपका उसकी वजह से उन दोनों में आप उन दोनों को डिफर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट दिख रही हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन की एटम की वजह से, तो वो आपके एपिमर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिस प्रोसेस अकर्स ओनली इन मोनोसैकेराइड्स ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये जो आपका प्रोसेस है वो सिर्फ आपको मोनोसैकेराइड्स में देखने को मिलता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के दौरान। ठीक, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है ये ग्लूकोज। ग्लूकोज का आपने ऑक्सीडेशन कराया तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे जो CHO है यहाँ पे एक और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा COOH, यानी आपको ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। और जब आप ग्लूकोनिक एसिड को पिरिडीन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो आपको मिलता है एनोनिक एसिड। यानी एनोनिक एसिड में क्या होता है कि देखो ये COOH तो एज इट इज आपको मिला है, ये जो OH है आपका वो इधर चला गया है, ये वाला हाइड्रोजन आपका इधर चला गया है। अब वापसी ये में क्या देता है, यहाँ से देखो क्या मिलेगा आपको कि ये जो COOH है ये फिर से कन्वर्ट होता है मैनोज में, यानी कि ये सेम पोजीशन में आएगा, CHO बन जाएगा ये। और ये आपका जो OH है देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो ये OH यहाँ था, लेकिन मैनोज में आते आते OH इधर आ गया है और हाइड्रोजन इधर चला गया है, बाकी की चीज़ें सेम है। तो ये आपका एपिमराइजेशन का एग्जाम्पल है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ग्लूकोज से आपने मैनोज बनाया है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है म्यूटा रोटेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, देखो म्यूटा रोटेशन इज द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। ये जो चेंज होता है वो ऑप्टिकल रोटेशन में होता है व्हेन द अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ अ शुगर इंटर कन्वर्ट इन सोल्यूशन अंटिल ऑन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज रीच्ड। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ भी आपने एग्जाम्पल लिया तो आपने उसका स्पेसिफिक रोटेशन देखा, जैसे आपने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया, आपने उसका स्पेसिफिक रोटेशन देखा, ठीक है, और फिर आपने कोई और एग्जांपल लिया, मतलब वो जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आते हैं तो वो जो उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आती है, कुल मिला के देखो बहुत सिंपल हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ना इसमें ऑप्टिकल रोटेशन होता है। अभी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ तो चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज है, उसको आपने वाटर में डिजोल्व किया, ठीक है, एंड इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन आया आपका वो आया 112 से लेकर के 50 प्लस 52.7 डिग्री। तो ड्यू टू कन्वर्जन आपका क्या आया है, ये आया है जो आपका स्पेसिफिक रोटेशन है। अब आपने बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कराया तो इसका आया है प्लस 18.7 डिग्री। लेकिन दस द रोटेशन ग्रेजुअली चेंजेस, लेकिन जो आपका रोटेशन है वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है एंड फाइनली आपका जो रोटेशन आता है वो आता है प्लस 52.7 डिग्री। यानी सिंपली आप ऐसे समझो कि आपने अल्फा डी ग्लूकोज लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया और उसका स्पेसिफिक रोटेशन आया आपका 112 डिग्री। फिर आपने उसको कुछ देर के लिए रख दिया तो वो आपका 52.7 डिग्री हो गया। सेम आपने बीटा डी ग्लूकोज लिया, उसका स्पेसिफिक रोटेशन आया, वो आया सिर्फ और सिर्फ प्लस के 18.7 डिग्री। लेकिन फिर आपने उसको कुछ देर रख दिया तो उसका भी रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो गया, प्लस 52.7 डिग्री। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टार्टिंग में आया था लेकिन एट द एंड दोनों का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आया वो क्या था 52.7 डिग्री, यहाँ पर भी 52.7 डिग्री। तो विच इज द इक्विलिब्रियम मैक्सिमम ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। तो ये जो आपका मिला है यहाँ पे, ये ही आपका जो प्रोसेस होता है वो म्यूटा रोटेशन होता है कि आपने उसका स्पेसिफिक रोटेशन कराया लेकिन फिर भी स्पेसिफिक रोटेशन कराने के बाद उसमें जो चेंज आ रहा है फिर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाके इक्विलिब्रियम जब आ रहा है तो वो सेम निकल के आ रहा है। तो ये आपका म्यूटा रोटेशन में आता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हमारा कन्वर्जन है वो है ग्लूकोज से फ्रक्टोज के। अगर आपको ग्लूकोज को कन्वर्ट करना हो फ्रक्टोज में तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे ग्लूकोज लेना है और ग्लूकोज को आप रिएक्ट कराएंगे फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में।
तो यहाँ पर देखो इन दोनों में चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ पे चेंजिंग कहाँ आएगी, देखो ये CHOH का होल 4 होता है, अभी हमने इसका CHOH एक बाहर निकाल के रख दिया है और यहाँ पे CHOH का होल थ्राइस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे चेंजिंग आएगी, ये ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा, NNHPH। सेम यहाँ पर ये यहाँ से H2O हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, NHHPH, ठीक है, NNHPH, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिलता है ग्लूकोसाजोन। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि आप ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाएंगे, तो आप ग्लूकोज को फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्ट करा देंगे, लेकिन क्योंकि हमारा कन्वर्जन आगे तक चलेगा, क्योंकि हमें ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना है, तो सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोसाजोन बन चुका है। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसको HCl के साथ में रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो जितना भी यहाँ पे अटैच हुआ था, जो भी यहाँ पे जुड़ा था, वो सब बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे और वापस इनकी जगह पे यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यानी इसको बोलेंगे आप ओजोन। तो इसके बाद यहाँ पे ओजोन बन जाएगा और फिर इसको आप रिएक्ट कराएंगे जिंक और CH3COOH के साथ में, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज में, यानी ये C डबल बॉन्ड हो तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका CH2OH। तो ये आपका क्या बन गया है यहाँ पे, फ्रक्टोज। तो ये कन्वर्जन था आपका कि आप ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर बाई चांस आपका कन्वर्जन आ जाए कि आपको फ्रक्टोज को ग्लूकोज में यानी उल्टा आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे वो डिस्कस करते हैं। अगर आपका फ्रक्टोज से ग्लूकोज में आता है तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्रक्टोज लेना है और फ्रक्टोज को आप रिएक्ट कराएंगे निकेल H2 के साथ में। तो यहाँ पर जब ये आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल। अब जो आपको सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल मिला है उसमें क्या चेंजेस हैं कि अगर आपका OH इस साइड लगा है तो इसमें आपका OH इस साइड है और इसमें OH इस साइड है, मतलब OH की जो पोजीशन है वही चेंज हो रही है सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल में। फिर आप क्या करेंगे, जो आपको सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल मिला है इन दोनों की रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में कराएंगे। तो ये जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्ट कराएगा तो ये देगा आपको ग्लूकोनिक एसिड, जबकि ये जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये आपको देगा मैनोनिक एसिड। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है आपका वो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्ट करता है तो ये आपको यहाँ पर ये ग्लूकोनिक एसिड दे देता है, ठीक है। और ये जब आपका कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्ट करता है तो ये आपको यहाँ पे मैनोनिक एसिड दे देता है। अब हम इन दोनों को हीट करेंगे यहाँ पर, अब हम इन दोनों को यहाँ पे हीट करेंगे। तो ये जैसे ही आपका ग्लूकोनिक एसिड है आपने उसको हीट किया, फिर आपने मैनोनिक एसिड को हीट किया। तो जब आप ग्लूकोनिक एसिड को हीट करते हैं तो आपको मिलता है ग्लूकोनोलैक्टोज, ये जो है आपका वो ग्लूकोनोलैक्टोज आपको मिलता है। और जब आप मैनोनिक एसिड को हीट करते हैं तो आपको मिलता है मैनोनोलैक्टोज। अब ये जो आपको मिले हैं ग्लूकोनोलैक्टोज और मैनोनोलैक्टोज, इनको आप रिएक्ट कराएंगे सोडियम अमलगम के साथ में। तो इसको भी आपने सोडियम अमलगम के साथ में रिएक्ट कराया और इसको भी आपने सोडियम अमलगम के साथ रिएक्ट कराया, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ग्लूकोज। यानी ये देखो जब आपने जो अभी आपके पास बना था यहाँ पे, जब आपने सोडियम अमलगम के साथ में रिएक्ट कराया तो किस किस को रिएक्ट कराया था आपने, यहाँ पे एक था आपका ग्लूकोनोलैक्टोज और दूसरा था मैनोनोलैक्टोज। तो ग्लूकोनोलैक्टोज को जब आपने यहाँ पे सोडियम अमलगम के साथ में रिएक्ट कराया तो इसने ग्लूकोज दे दिया, तो फाइनली आपने फ्रक्टोज को कन्वर्ट करा दिया है ग्लूकोज में। तो थोड़ा सा ये जो आपको स्ट्रक्चर है वो अच्छे से याद रखना है, बाकी के प्रोसेस ईजी हैं, बस आपको ये है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को याद रखना है, बार बार वही स्ट्रक्चर रिपीट हो रहे हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या कंपैरिजन हो सकता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बीच में। सबसे पहला तो यही है कि जो आपका ग्लूकोज होता है इसमें एल्डोज शुगर होता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोज शुगर होता है। ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज का जो जनरल फार्मूला है वो C6H12O6 होता है और फ्रक्टोज का भी C6H12O6 होता है। ग्लूकोज जो होता है यूजुअली फॉर्म अ 6 मेंबर्ड रिंग पायरेनोज। जो ग्लूकोज है आपका यूजुअली 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है जिसको हम पायरेनोज बोलते हैं, और फ्रक्टोज जो है आपका वो जनरली 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है जिसको आप फ्यूरानोज बोलते हैं। जो ग्लूकोज है वो लेस स्वीट होता है, लेकिन फ्रक्टोज की बात करें तो ये ग्लूकोज से ज़्यादा स्वीट होता है, यानी स्वीटर दैन ग्लूकोज। ये जो आपका ग्लूकोज होता है वो किस किस में मिलता है, फ्रूट्स है, हनी है, ब्लड शुगर है, इसमें मिलता है। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो मेनली ये आपको फ्रूट्स एंड हनी में देखने को मिलता है।
ग्लूकोज जो है आपका ये भी मोनोसैकेराइड है और फ्रक्टोज भी आपका मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है जबकि जो फ्रक्टोज है वो लीवोरोटेटरी होता है। तो ये जस्ट यहाँ पे बात हुई कि आपको अगर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बीच में कंपैरिजन या फिर डिफरेंस बताना हो तो आप ऐसे बता सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज का भी आपका जो लैक्टोज होता है वो आपको मिल्क में मिलता है ना। तो लैक्टोज शुगर जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, मिल्क में होती है। कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दो फॉर्म में मिलता है ये, अल्फा एंड बीटा। अब इसका जो अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 202 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है +89.6 डिग्री पर। लेकिन अगर हम बीटा फॉर्म की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 252 डिग्री सेल्सियस एंड इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है +35 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो आपका लैक्टोज है वो रिड्यूसिंग शुगर है और इसमें म्यूटा रोटेशन जो होता है वो स्लो म्यूटा रोटेशन होता है, ठीक है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो जब हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो लैक्टोज है किस किस से मिलकर के बना है तो वो किस किस से मिलकर के बना है, क्योंकि उसका हाइड्रोलिसिस कराने पर ब्रेक डाउन हो गया है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से मिलके बना होता है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो लैक्टोज का अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे, आप इसको ब्रोमीन वाटर यानी Br2 एंड वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है लैक्टोबाइओनिक एसिड का। लैक्टोबाइओनिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एंड HBr अलग निकल जाता है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे रिएक्शन है वो है कंसनट्रेटेड रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड HCl। तो आपने यहाँ पे क्या लिया, लैक्टोज लिया और फिर उसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड HCl के साथ में कराई। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म होता है यानी यहाँ पे आपको मिलता है लेवुलिनिक एसिड। लेवुलिनिक एसिड का फॉर्मूला है CH3CO CH2 CH2 और ये COOH भी इसी का है। तो ये लेवुलिनिक एसिड बनता है जब आप लैक्टोज को कंसनट्रेटेड HCl के साथ में रिएक्ट कराते हैं। अगर आप लैक्टोज का रिडक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है जब आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये आपको लैक्टोसिटल देगा। तो यहाँ पर ये जो है वो कन्वर्ट हो गया है लैक्टोसिटल में, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हार्वर्थ स्ट्रक्चर की। तो ये है आपका लैक्टोज का हार्वर्थ स्ट्रक्चर जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में जुड़े हैं ऑक्सीजन के थ्रू और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ देखो यहाँ पर जो CH2OH है वो ऊपर की साइड है और यहाँ पर CH2OH इस साइड है। यहाँ पर OH यहाँ है और यहाँ पर जो OH है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बात हुई यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लिपिड्स की। तो लिपिड्स के बारे में सबसे पहले ये इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये आपके सॉल्युबल होते हैं। अगर हम लिपिड्स के टाइप्स की बात करें तो ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है आपका फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स भी 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आपके जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड। और जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनके पास डबल बॉन्ड होते हैं। इसका एग्जांपल है आपका ओलिक एसिड। दूसरा जो टाइप है आपका लिपिड्स का वो है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स। यानी पहला टाइप है फैटी एसिड्स और दूसरा टाइप है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स। इनमें क्या होता है, दे हैव ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। इनमें ना ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है और 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं और ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है। और तीसरा टाइप है आपका जो लिपिड है उसका फॉस्फोलिपिड, जो कि इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड क्या है, दे फॉर्म फॉस्फोलिपिड बाई लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या बनाते हैं, ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। अगर हम इनके हेड की बात करें तो इनका हेड होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। तो इनका जो हेड है वो वाटर लविंग होता है और जो टेल पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटिंग। अगर हम फॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे है लेसिथिन। लेसिथिन जो है आपका वो फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो आपका चौथा टाइप 5 टाइप के होते हैं, तो चौथा टाइप जो आता है वो आता है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स ये जो होते हैं आपके दे आर मेनली फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। ये जो आपके ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो मेनली सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं एंड स्पेशली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
और ये स्पेशली कहाँ मिलते हैं आपको, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आउटर सरफेस पर। अच्छा, इनके क्या क्या फंक्शन है, तो ये हेल्प करते हैं सेल रिकॉग्निशन में और कंट्रीब्यूट टू मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी कंट्रीब्यूट करते हैं, एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर सर्टेन मॉलिक्यूल, कुछ सर्टेन जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए ये एज अ रिसेप्टर एक्ट करते हैं। लास्ट टाइप है आपका लिपिड्स का स्टेरॉइड, जो कि फिफ्थ टाइप है। स्टेरॉइड्स क्या है, स्टेरॉइड्स भी आपके लिपिड्स होते हैं दैट कंटेन कैरेक्टरिस्टिक 4 रिंग कार्बन स्ट्रक्चर। इनमें 4 रिंग कार्बन स्ट्रक्चर होता है जिसको आप स्टेरॉइड न्यूक्लियस कहते हैं। इसका एग्जांपल है आपका कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन, कार्टिसोल और एस्ट्रोजन। ये जो आपके एग्जांपल हैं वो स्टेरॉइड्स के एग्जांपल हैं। ये जो है आपके वो एक्ट एज अ हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं दैट रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस, जो कि बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं एंड हेल्प इन मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट। ये मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो ये जस्ट यहाँ पे आपका लिपिड्स कंप्लीट होता है। तो हमने अब तक कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया, लिपिड्स कंप्लीट किया, अब हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे ग्लाइको कॉन्जुगेट को। आगे आता है आपका ग्लाइको कॉन्जुगेट। ग्लाइको कॉन्जुगेट्स आर कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन कार्बोहाइड्रेट चेन आर अटैच्ड टू नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन और लिपिड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। ग्लाइको कॉन्जुगेट वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट चेन जो होती है आपकी वो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के साथ में अटैच्ड रहती है, लाइक आपका प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए, तो इनके साथ में ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड रहती है। तो ये आपके ग्लाइको कॉन्जुगेट में आते हैं। अब देखो ग्लाइको कॉन्जुगेट की अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये आपके 3 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्रोटीन के साथ में जुड़े रहते हैं, तो प्रोटीन के साथ में ये अटैच्ड रहते हैं, तो आप उनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये आपके लिपिड्स के साथ में अटैच्ड रहते हैं, यानी अगर आपके कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड रहते हैं लिपिड्स के साथ, तो वो सेकेंड टाइप हो गया आपका ग्लाइकोलिपिड्स। तीसरा ये है प्रोटियोग्लाइकेन्स। प्रोटियोग्लाइकेन्स में क्या होता है कि जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो हैवीली लिंक्ड होते हैं विद लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट चेन, यानी यहाँ पर आपकी लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट चेन के साथ में प्रोटीन हैवीली लिंक्ड रहते हैं प्रोटियोग्लाइकेन्स में। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हुई ग्लाइको कॉन्जुगेट के बारे में। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ग्लाइको कॉन्जुगेट के फंक्शंस की बात करें तो पहला तो यही है कि ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। दूसरा ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ सेल सरफेस के प्रोटेक्शन में ये भी इसका एक फंक्शन है, प्रोटेक्शन करता है ये सेल सरफेस की। तीसरा ये है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन टिश्यूज़ को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी मिलता है। एंड चौथा है इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ग्लाइको कॉन्जुगेट। अब तक हमने 3 कंप्लीट किए हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड ग्लाइको कॉन्जुगेट। अब हमारे 2 और रह गए हैं जो कि प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स है। तो सबसे पहले हम प्रोटीन्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं एंड देन हम अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और नोट्स आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं लार्ज कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यानी जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ के प्रोटीन्स को बनाते हैं। और प्रोटीन्स आपके लार्ज और कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स की जो बेसिक यूनिट होती है वो आपकी अमाइनो एसिड्स होती है, क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलकर के ही प्रोटीन बनते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या है, अमाइनो एसिड्स आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि मैंने अभी बोला कि अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, और जब वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तीसरा है प्रोटीन्स कंटेन द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। प्रोटीन्स जो है उसमें कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड समटाइम्स उसमें सल्फर भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में जाना। अब हम प्रोटीन्स के बारे में ये देखते हैं कि प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पर आके मिलती हैं, यानी प्रोटीन्स आर फाउंड इन, तो ये कई सारी जगह पे मिलती है। पहला है यहाँ पे ऑल लिविंग सेल्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ये आपको सभी लिविंग सेल्स में मिलती हैं, प्लांट्स में भी मिलती हैं और एनिमल्स में भी मिलती हैं। सेकंड है कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म है उसमें भी मिलती है। थर्ड जो है आपका वो है ब्लड। ब्लड में आप एग्जाम्पल है जैसे आपका हीमोग्लोबिन एंटीबॉडीज है, तो इसमें भी आपके ये प्रोटीन है। और फोर्थ एग्जांपल है आपका मसल्स जैसे आपका एक्टिन है एंड मायोसिन प्रोटीन्स है, तो ये वहाँ पे आपको मिलती है। फोर्थ आपका हेयर, स्किन एंड नेल्स में भी आपको प्रोटीन मिलती है, वो जो कि कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसमें। फिफ्थ है आपका एंजाइम्स एंड हार्मोन्स इन द बॉडी, तो इसमें भी आपका
प्रोटीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, तो जैसे मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके प्रोटीन के सोर्सेज हैं। एग्स है, मीट, फिश, पल्सेस एंड बीन्स, सोयाबीन्स एंड नट्स, ये आपके प्रोटीन के सोर्सेज हैं। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं जहाँ से आप प्रोटीन को लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है। पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, ये लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो, इसमें ना लीनियर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का, और आपको पता है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लोकल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का लोकल फोल्डिंग होता है। ये 2 फॉर्म में मिलता है, एक तो अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लेटेड शीट। तो ये स्टेबलाइज्ड होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। अल्फा हेलिक्स जो होता है ये आपका स्पाइरल और कॉइल के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब एक स्पाइरल और कॉइल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स में। और बीटा प्लेटेड शीट में ये फोल्डेड शीट लाइक अरेंजमेंट होता है इसमें, मतलब एक शीट के जैसा, फोल्डेड शीट के जैसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तीसरा जो इसका टाइप है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का वो है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि 3 डायमेंशनल शेप होती है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की, यानी द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन साइड चेन्स। तो ये साइड चेन्स के इंटरेक्शन से बनती है 3 डायमेंशनल शेप होती है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की। इसमें देखो कौन कौन से बॉन्ड रहते हैं आपके, इसमें जो आप बोला जा रहा है कि यहाँ पे फॉर्म होती है इंटरेक्शन बिटवीन साइड चेन्स। तो यहाँ पे आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो आपका टाइप है यहाँ पे वो है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्मिंग अ फंक्शनल प्रोटीन। तो वो आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में अरेंज होती हैं और एक फंक्शनल प्रोटीन बनाती हैं, उसी को आप क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं प्रोटीन का। और इसका एग्जाम्पल है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है सॉरी, तो यहाँ पे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, ये क्या है, इज द प्रोसेस इन विच अ प्रोटीन लूजेज इट्स नेचुरल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यानी कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्रोटीन है वो अपनी नेचुरल शेप जो है उसको खो देता है। वो अपनी नेचुरल शेप, जो नेचुरल उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जैसे सेकेंडरी प्रोटीन है आपकी, टर्सरी प्रोटीन है, या फिर आपका जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, तो जैसे सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है तो वो उसको खो देता है, यानी उसको जो उसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो उसका नेचुरल जो उसका शेप है वो उसका खो जाता है ड्यू टू फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डीनेचुरेशन को कॉज करते हैं। तो पहला तो ये है हीट, हाई टेम्परेचर की वजह से भी डीनेचुरेशन हो जाता है। दूसरा है एक्सट्रीम पीएच, यानी अगर उसका पीएच बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, एसिड्स और बेसिस है, तो भी ये डीनेचुरेशन हो सकता है। तीसरा है केमिकल्स और सॉल्वेंट की वजह से भी, और चौथा है हैवी मेटल्स की वजह से, एंड पांचवा है रेडिएशन और विगरस शेकिंग की वजह से, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल को आप कैसे समझ सकते हैं, तो बॉइलिंग ऑफ एग, जो आपका द एग वाइट प्रोटीन जो होती है, जो कि लिक्विड से सॉलिड में चेंज होती है, यानी एग वाइट प्रोटीन चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। तो वो किसकी वजह से लिक्विड से सॉलिड में चेंज होती है, ड्यू टू डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। आगे आप और सिंपल डेफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं डीनेचुरेशन को, कि डीनेचुरेशन क्या है, इज द लॉस ऑफ द नेचुरल स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ अ प्रोटीन ड्यू टू हीट, केमिकल्स और अदर फैक्टर्स। यानी या तो हीट हो सकता है, या केमिकल्स हो सकता है, या फिर कोई अदर फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो अपनी नेचुरल शेप, नेचुरल स्ट्रक्चर को खो देता है ना, तो वो आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। आगे आता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के बेस पे देखते हैं, तो वो है आपका सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन होती है मेड ओनली ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड गिव
अमाइनो एसिड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी सिंपल प्रोटीन्स जो होती हैं वो सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी होती हैं और जब आप उनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो अमाइनो एसिड्स को ही देती हैं। इसके एग्जांपल हैं आपके एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और कैरेटिन, ये जो आपकी सिंपल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। दूसरा है आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होती हैं ये कंटेन करती हैं अमाइनो एसिड्स को, प्लस इनमें एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, जैसे आप उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इनमें नॉन प्रोटीन पार्ट क्या क्या हो सकता है? इनमें नॉन प्रोटीन पार्ट हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, मेटल है। तो जैसे अलग अलग नॉन प्रोटीन पार्ट की वजह से इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे आपके प्रोटीन में नॉन प्रोटीन पार्ट कार्बोहाइड्रेट है तो वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि इसमें इसको बोलेंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर आपके प्रोटीन में लिपिड है तो इसको बोलेंगे लिपोप्रोटीन, और अगर आपके प्रोटीन में मेटल है तो इसको बोलेंगे मेटेलोप्रोटीन, ठीक है। अब हम इसका सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो शेप के बेस पर ये आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरी होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। पहली होती है आपकी फाइब्रस प्रोटीन, जो कि लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसका एग्जांपल है यहाँ पे कोलेजन एंड कैरेटिन। दूसरी होती है आपकी ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये जो होती है वो कॉम्पैक्ट स्फेरिकल शेप की होती है और ये यूजुअली वाटर में सॉल्युबल होती है एंड परफॉर्म मेटाबॉलिक फंक्शंस। इसका एग्जांपल है ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, एंजाइम्स एंड इंसुलिन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स का क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, कुछ प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल होती हैं जैसे एल्ब्यूमिन, वाइल जो आपकी अदर प्रोटीन्स होती हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं जैसे कैरेटिन। प्रोटीन जो होती है कैन एक्ट एज अ बोथ एसिड एंड बेस की तरह एक्ट कर सकती हैं बिकॉज दे कंटेन अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, क्योंकि इनमें अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसलिए ये एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट है proteins can be broken down into peptides and amino acids by acids, bases और enzymes। प्रोटीन्स को आप एसिड, बेसिस और एंजाइम के थ्रू ब्रेक करा सकते हैं पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स में। तो ये जस्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक जो कि प्रोटीन था। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि अमाइनो एसिड्स है, उसको भी हम जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? तो अमाइनो एसिड्स क्या हैं? आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन बोथ एन अमाइनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अब आपने एक चीज़ तो पढ़ रखी है कि प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या मोनोमर यूनिट है वो आपका अमाइनो एसिड है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो अमाइनो एसिड में एक तो आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है और दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करें तो एक होता है आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं ये कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, इनको बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है, मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, इनको डाइट से ही ऑब्टेन किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन और वेलिन। तो ये क्या होते हैं? आपको ये डाइट से ही लेने पड़ते हैं, आपकी बॉडी से ये सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते हैं। दूसरे हैं आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज हो सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका ग्लाइसिन, एलिनिन, सेरिन और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स की। पहला जो यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड है वो है गैब्रियल्स थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल्स थैलामाइड सिंथेसिस में क्या होता है? आपने थैलेमाइड लिया, थैलेमाइड को आपने KOH के साथ में रिएक्ट कराया तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हट जाएगा, उसकी जगह पे K जुड़ जाएगा, बस इतनी सी चेंजिंग आएगी। फिर आप इसको अल्काइल हैलाइड के साथ में यानी RX के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर जो K था वो हट जाएगा और उसकी जगह पे R जुड़ जाएगा। आप अगर अब यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ N और R है, यानी जो K था उसकी जगह पे R आ गया है, बस सिंपल। तो ये जो आपको मिला है इसको आप बोलेंगे N अल्काइल थैलेमाइड। फिर आप इसको रिएक्ट कराएंगे एक्वस NaOH के साथ में, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो N और R था ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन से ONA जुड़ जाएगा और इस कार्बन से भी ONA पॉजिटिव जुड़ जाएगा और इसके अलावा आपको यहाँ पे 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा। तो हमें क्या करना था? यहाँ पे अमीन का फॉर्मेशन करना था, तो ये आपका गैब्रियल थैलामाइड से आप इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। दूसरा है आपका स्ट्रैकर्ड सिंथेसिस। स्ट्रैकर्ड सिंथेसिस में क्या होता है? देखो स्ट्रैकर्ड सिंथेसिस में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया, उसको HCN के साथ में रिएक्ट कराया तो ये साइनोहाइड्रिन बनाता है। अब ये साइनोहाइड्रिन यहाँ पे मिला है, इसको आप NH3 के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो ये अमीनो नाइट्राइल बनाएगा।
अब यहाँ पर जो आपको अमीनो नाइट्राइल मिला है उसका आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे नहीं, रिएक्शन विद वाटर कराएंगे तो आपको मिलेगा अल्फा अमाइनो प्रोपियोनिक एसिड। तो ये आपका सेकंड हो गया स्ट्रैकर्स सिंथेसिस। तीसरा जो है आपका वो है कूप सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, आपने अल्फा कीटो प्रोपियोनिक एसिड लिया, उसको NH3 के साथ में रिएक्ट कराया, आपको इमीन मिला, उसको आपने NH2 और पैलेडियम के साथ में यहाँ पे रिएक्ट कराया है तो आपको अल्फा अमाइनो प्रोपियोनिक एसिड मिल गया। ठीक है, अब अगर हम इसकी अमाइनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली है डिकार्बोक्सिलेशन। उसमें आपने क्या किया, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यानी BaOH का होल ट्वाइस के साथ में आपने इसका डिकार्बोक्सिलेशन कराया तो यहाँ पे आपको अमीन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड है आपका रिडक्शन, तो उसमें आपने क्या करा है कि आपका जो अमाइनो एसिड है उसको आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में इसका रिडक्शन कराया तो आपको यहाँ पे अमाइनो अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर बायोमोलिक्यूल जो कि आपका जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर का है। मैंने कंप्लीट आपके साथ वन शॉट डिस्कस किया है और बहुत ही कम टाइम में हमने इसको डिस्कस करने की कोशिश की है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। तो 45 मिनट्स और 40 मिनट्स बहुत कम है इस चैप्टर को एकदम से सारा कवर करने के लिए, तो हमने लेकिन 40 से 45 मिनट में कंप्लीट चैप्टर को कवर किया है विद नोट्स। आप नोट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।